सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं हैदर अवान। हमें यूट्यूब पर बराह रास्त में देख सकते हैं youtube.com/24newshd विजिट कीजिए। सबसे पहले आपको बताएंगे अपोजिशन रहनुमा कौमी असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि अवाम के मैंडेट से एक जमहूरी हुकूमत जो है वो कायम हो और वो मुल्क और कौम की जो है वो खिदमत करे। मौलाना शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा परवेज़ अशरफ साहब ने और राना सनाउल्लाह साहब ने आपको कौमी असम्बली के आज के इजलास का हाल अहवाल बताया और उन्होंने एक बात यहाँ पर की कि वज़ीर ने कोरम पॉइंट आउट किया और हमने कोरम को बरकरार रखा, यानी हम संजीदा थे। लेकिन जब हमें उनका मकसद पता चल गया कि उन्होंने सिर्फ़ कौमी असम्बली में वज़रा के एक टोले ने सिर्फ़ अपोजिशन को गालियाँ देनी है, उनकी क़यादत को गालियाँ देनी है, तो खुर्रम दस्तगीर साहब ने कोरम पॉइंट आउट किया और वो कोरम को बरकरार नहीं रख सके और कौमी असम्बली का इजलास ख़त्म होना पड़ा। आपको यहाँ पर हुकूमत की कानून साजी के हवाले से संजीदगी का अंदाज़ा हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि जिन लोगों के ज़रिए सेनेट इंतखाबात में शफाफियत के हवाले से बिल पेश किया गया, उनका अपना किरदार और माजी आपके सामने है कि कौमी असम्बली के अंदर कोई ऐसी जमात नहीं है जिसका वो हिस्सा नहीं रहे। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उनकी वज़रा की एक लंबी फहरिस्त है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार भी रहे हैं, जिन पर एक पार्टी ने इतना एतमाद किया कि उनको अपना नुमाइंदा वज़ीर आज़म की हैसियत में उन्होंने नामज़द किया, उनके इंतखाबी यहाँ पर इंतखाबात में उनका नाम पेश किया। फिर दूसरे वज़रा जो ताकतवर तरीन वज़ारतों पर रहे, लेकिन उन्होंने शायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जिन्होंने शहीद किया है, उन्होंने आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं पीटीएम इजलास कुछ देर में शुरू होगा। इजलास के लिए रहनुमा नून लीग सेक्रेटरीट पहुंचना शुरू हो गए हैं। मरियम नवाज पीटीएम इजलास में पहुंच चुकी हैं। मरियम नवाज से सहाफी ने सवाल किया कि इस्तीफे पहले होंगे या फिर तहरीक अदम एतमाद पहले होगी, जिसके जवाब में मरियम नवाज ने कहा कि इस बारे में पीटीएम फैसले करेगी। हुक्मरानों ने सेनेट इलेक्शन में खुद वोट तोड़े भी और खरीदे भी। इस वक्त उनको ओपन बैलेट क्यों याद आया? अब उनके अपने एमएनएस और एमपीए साथ छोड़ने को तैयार नहीं तो उन्हें शो ऑफ हैंड याद आ गया है। जब आप कौम के साथ धोखेबाजी करेंगे, अभी आपने सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में आपने वोट तोड़े भी, वोट खरीदे भी, हॉर्स ट्रेडिंग भी की, तब आपको शो ऑफ हैंड्स याद नहीं आया। अब जब आपके अपने इरकान जो हैं वो खिसक रहे हैं, आपके अपने एमपीएस एमएनएस भाग रहे हैं, आपकी जो साथ छोड़ने को तैयार है, तो आपको अचानक शो ऑफ हैंड्स याद आ गया। आपको अचानक ये याद आ गया कि ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए। मैडम इस्तीफे पहले होंगे या वो तहरीक अदम एतमाद पहले होगी? अभी पीडीएम खुद ही अनाउंस करेगी। कौमी असम्बली इजलास में वक्फा सवालात के दौरान अपोजिशन अरकान स्पीकर डायस के सामने पहुंचे, हुकूमत के खिलाफ खूब नारेबाजी की। अपोजिशन अरकान नारों के साथ सीटियां भी बजाते रहे तो मछली मंडी बना रहा कौमी जमसी का इजलास। कौमी असम्बली में हंगामा आराई हुई। अपोजिशन अरकान की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी और सीटियां भी बजती रही। अपोजिशन ने किसी हुकूमत रुकन को ऐवान में बोलने नहीं दिया। 2013 में मैं फिर दोहराऊंगा जनाब स्पीकर 185 अरब रुपए से उठ के 2018 में ये रकम 468 अरब हुई। 468 अरब रुपए से ये रकम उठ के 2020 में 860 अरब और ये 2023 में ये रकम 1455 अरब रुपए पे जाने का अंदेशा है, जिसको हम लोग ठीक करने जा रहे हैं। इन्होंने अपनी गलत प्लानिंग और बदनवानी की वजह से जनाब स्पीकर इन्होंने मुल्क पे एक टाइम बम रखा। ये पता है आपका जनाब स्पीकर, जिस तरह से जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़ी तफसील से आपको बैकग्राउंड दिया इस तरमीम का, और ये बड़ी अहम तरमीम है। इस तरमीम के ऊपर बड़ी तफसीली बहस दरकार है। 26वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान के आइन के ढांचे से मुतल्लिक है। अब आइन का भी इनको नहीं पता। ये आप देखिए कि सारी जो इनके इलेक्टेड लोग हैं
ये पाकिस्तान के आइन को डेस्क बजाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा लें। अब सुनिए बात, मैं तकरीर नहीं कर रहा, आप सुनिए बात। ये फिर नहीं बोलेगा, ये फिर ये नहीं बोल सकेंगे, ये तो कोई तरीका नहीं है ना। What is this nonsense? This is not acceptable. मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है, थोड़ा सा तहम्मुल करें, 2 मिनट बोलने दें, उसके बाद आपकी राजा साहब आ रहे हैं आपकी तरफ। आ रहे हैं राजा साहब। राजा साहब थोड़ा सा 5 मिनट बैठ जाएं, 2 मिनट बोलेंगे, उसके बाद आपको दे रहे हैं। विकेट की दोनों तरफ खेलने की आदि है, आपको दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं पूरा। तो कोई ना बोल सके, मुराद खड़ा हो तो वॉकआउट कर जाते हैं। कोई हौसला नहीं है, सुनने की में सकत नहीं है। वहां नून को इस्तेमाल करके फिर जमहूरियत के अलंबरदार भी बन जाते हैं। ये दोगले हैं, इनके दोगला चेहरा है, और अगर ये रवैया होगा तो फिर हाउस इस तरह नहीं चलेगा। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए राजा परवेज अशरफ ने कहा कि इमरान खान कहता था बिजली महंगी हो तो समझ जाएं वजीर आजम चोर है। आज बिजली महंगी है तो इसका मतलब वजीर आजम चोर है। आटा महंगा है क्योंकि वजीर आजम चोर है। बिजली का यूनिट मेरे दौर में 4 रुपए का था, आज 28 रुपए का है। इसका मतलब वजीर आजम चोर है। अवाम ये फारग हो गए, इनको पता ही नहीं क्या होने जा रहा है। तुम कह रहे हो तुम मंजिल की तरफ बढ़ रहे हो, मैं समझता हूं तुम भटक चुके हो, तुम भटक चुके हो। आइंदा तुम्हारी आवाज नहीं आएगी। तुम एक ना एक शोशा उठाते हो, कभी तुम एक अमेंडमेंट लाके, कभी कोई कानून साजी करके, ताकि अवाम समझ ना सके कि तुमने बिजली के साथ क्या किया। तुमने बिजली की कीमतें बढ़ाई। मैं अगर मुझे रेंटल कहते हो तो मैं 4 रुपए का यूनिट देता था, तुम 26 रुपए का यूनिट देते हो। शर्म करो, शर्म करो, शर्म है नहीं है। शर्म की अगर मिलती बाजार से तो मैं लेकर इनको दे देता। खुदा की कसम, अगर आटे की कीमत बढ़ती है तो वजीर आजम चोर। जनाब स्पीकर, क्या मैं ये गलत कर रहा हूं? आपने नहीं सुना था? आप कसम उठाएं, आपने ये बात इमरान खान के मुंह से नहीं सुनी। और अगर सुनी है और आज बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, जो 4 रुपए का यूनिट मैं देता था आज वो 28-30 रुपए का हो गया है, तो क्या अब भी वजीर आजम चोर नहीं है? एक्सपंज किया जाएगा। उसको चोर है, बताएं वजीर आजम। सर, ये अपने वजीर आजम को गालियां निकलवाने वाले लोग हैं। ये मैं आपको सच कहता हूं, ये जब हमारे यहां करते हैं, किसी को गाली देते हैं, यहां से गाली इमरान खान को आती है। ये इमरान खान के दुश्मन है। ये इमरान खान को गालियां निकलवाने वाले ढीठ लोग हैं, ढीठ। खामोश हो जाए, खामोश हो जाए। और जनाब स्पीकर, जिसकी खुद इज्जत नहीं होती वो दूसरे की इज्जत नहीं कर सकता। ये कहां से आए? पहले इनका जुग्राफिया तो बताएं हमें। ये अपने वजीर आजम को भी बेइज्जत करते हैं इसी हाउस में। वो मैंने सुना है कि 4 दफा कोशिश कर रहे हैं यहां आने की, वो आ नहीं सक रहे। वजीर आजम इस हाउस में इसलिए नहीं आ रहा, इनकी हरकत की वजह से, इनकी हरकतों की वजह से। और इन 2 बंदों को नोट कर लें, ये वजीर आजम को से या फंड लेना चाहते हैं, या दाद लेना चाहते हैं, या नंबर बनाना चाहते हैं, लेकिन ये इनको कुछ नहीं मिलेगा। या वजीर बनना चाहते हैं। अगर वजीर बनना चाहते हैं, अब मैं आपको एक मशवरा दूं, तो अपनी अहलियत साबित करें कि भाई आने वाला कभी वजीर नहीं बन सकता। अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे। कौमी असम्बली के बाहर अपोजिशन रहनुमाओं की गुफ्तगू जारी है और इस वक्त शाजिया मरी मीडिया से बात कर रही हैं। वो पीडीएम के फोरम से होगा, अपनी अपनी राय का इजहार किया जाएगा। आप किसी जमात को रेजिग्नेशन के फोरम पे, रेजिग्नेशन के ऑप्शन पे बात करनी है, हमें उस ऑप्शन पे भी बात करनी है, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी बात करनी है, वो भी एक ऑप्शन है। तो कोई तकसीम नहीं है। मैंने वैसे ही कहा स्पेस की जो बात कर, हाँ, उसको भी जरा और ये मैं इसको भी क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई स्पेस पीडीएम से हटकर नहीं मांग रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो उन जमातों में है, बल्कि वो जमात है जिसने इस डेमोक्रेटिक मूवमेंट का शुरू दिन से साथ दिया और बल्कि मैं फाउंडिंग मेंबर भी इस जमात को कहूँगी, अपनी जमात को। तो वो जमात कैसे हट सकती है इस डेमोक्रेटिक फोरम से? और ये डेमोक्रेटिक फोरम है, लिहाजा हमारा हर एक्शन डेमोक्रेटिक होगा। कोई एक्शन जो है वो अनडेमोक्रेटिक नहीं होगा। देखिए, बहस ना करें तो ठीक है। अब आपके देखिए, आपके हर मुहावरे पर तो जवाब नहीं बनता।
लेकिन जो आपने सवाल किया, जैसे मैंने कहा, इस हुकूमत की साजिश या ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन पीडीएम में कोई तकसीम नहीं। राणा साहब ये कहा है, मौलाना साहब ये कहा है कि आज मौलाना साहब ये लास्ट क्वेश्चन होगा। आपका डिक्टेशन लेने का जो तरीका है वो किनको दोष देता? वो आते हैं, जाते हैं, अकॉर्डिंग टू देखिए नीचे 5 फरवरी जब यदि कश्मीर है उसके वाले से आप। हाँ जी, देखिए सूरत हाल आपके सामने है कि जिस तरह राजा साहब ने तफसीलन आपको बताया कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने माइक दिया, फ्लोर दिया फवाद चौधरी साहब को, फवाद चौधरी साहब ने फ्लोर दिया असद उमर साहब को। जो सूरत हाल इस वक्त बन रही है कौमी असम्बली को चलाने के हवाले से, कल मैंने खुद तकरीर की पूरे पार्लियामेंट को गवाह बनाकर कि हम आईनी तरामीम के हवाले से आपके साथ बात करना चाहते थे, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता जिस तरह आप चाह रहे हैं। हमें मालूम था कि इनके पास ना अक्सरियत है और न ये कर सकते हैं, लेकिन जिस भोंडे तरीके से, और ख़ुद ये टॉक शोज़ में कह रहे थे कि हम सिर्फ अपोजिशन को एक्सपोज करना चाहते हैं और गंदा करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि जो कुव्वतें उनको पार्लियामेंट में लाई हैं वही कुव्वतें उनसे इस किस्म का पार्लियामेंट चलवा रही हैं, और हम उसका इजहार कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनका इजहार नहीं कर चुके। हम समझते हैं कि एक रख रखाव जो इस वक्त हमने बरकरार रखा हुआ है, और हम बार बार पीडीएम की तरफ से एक पूरी कौम की तरफ से एक पैगाम दे रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक केस की समाअत 1 मार्च तक मुलतवी कर दी गई है। दौरान समाअत जस्टिस मकबूल बाकर ने रिमार्क्स दिए कि मरदमशुमारी पर फैसला न हो सका, यह तरजीहात का इशू नहीं बल्कि जानबूझकर किया जाता है। मजीद अदालती कार्रवाई क्या रही, अमानत गशकोरी हमारे साथ है, अमानत बताएगा कार्रवाई से मुतल्लिक। जी, सुप्रीम कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक केस की समाअत हुई है। जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है और अदालत की जानिब से इलेक्शन कमीशन को बल्दियाती इंतखाबात जल्द अज जल्द कराने की हिदायत की गई है। 1 मार्च तक केस की समाअत मुलतवी है। दौरान समाअत जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जस्टिस मकबूल बाकर की जानिब से अहम रिमार्क्स दिए गए। मीडिया की आज़ादी और मरदमशुमारी से मुतल्लिक जजेज़ ने अहम रिमार्क्स दिए। जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि मरदमशुमारी जानबूझकर नहीं कराई जा रही क्योंकि यह हुकूमत की तरजीहात में शामिल नहीं है। जस्टिस काजी फैज़ ईसा की जानिब से कहा गया कि पंजाब में जो बल्दियाती हुकूमतें तहलील की गई वो गैर आइनी थी। जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने एडवोकेट जनरल पंजाब से भी सवाल किया था, हम वो कोई वाज़ेह जवाब ना दे सके। अटार्नी जनरल से जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने इस्तफसार किया, जिस पर अटार्नी जनरल ने कहा कि वो बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक जो इक़दाम हैं, मीडिया की आज़ादी से मुतालिक भी आम सवालात उठाए और कहा कि मीडिया को जानबूझकर मीडिया पर पाबंदी लगाई जा रही है, मीडिया का गला घोंटा जा रहा है, और अगर मीडिया जहाँ पर आज़ाद नहीं होता तो वो मुल्क तबाह हो जाता है। मीडिया का गला घोंटा जा रहा है और अगर मीडिया जहाँ पर आज़ाद नहीं होता तो वो मुल्क तबाह हो जाता है। जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा कि मुल्क को एक मुनज़्ज़म तरीके से तबाह करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत जो है वो मीडिया पर अपने तारीफ़ें करवाते हैं, हुकूमती अरकान जो हैं, और फिर खुश होते हैं। जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा कि ऐसे हुकूमती जो अरकान हैं उनको माहिर नफ्सियात के पास जाना चाहिए। जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा कि जो मीडिया पर पाबंदी जेल में होना चाहिए। जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने अटॉर्नी जनरल मुर्तकिब होते हैं ऐसे जो अफराद हैं उनको जेल में होना चाहिए। जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने अटॉर्नी जनरल से भी इस्तफसार किया कि वो बताएं कि क्या पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है या नहीं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कोई जवाब नहीं दिया। जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने साथियों की जानिब से हाथ खड़ा नहीं किया गया मीडिया के आज़ाद होने से मुतालिक, और जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा कि आइन जो है मुकम्मल ज़ाब्ता है मीडिया के आज़ाद होने से मुतालिक, और जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा कि आइन जो है मुकम्मल ज़ाब्ता है और इसमें तमाम मीडिया समेत तमाम जो बुनियादी हकूक़ हैं वो दिए गए हैं और आइन पर अमल करना सबकी ज़िम्मेदारी है। जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने ये भी अहम रिमार्क्स दिए कि जो हुकूमत पर जो मुखालिफ हैं हुकूमत के उनको गद्दार करार दिया जाता है, जबकि जो हिमायती हैं वो मुहिब्बे वतन करार दिए जाते हैं। जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा कि दिन दहाड़े लोगों को लूट लिया जाता है, लोगों को अगवा कर लिया जाता है, लेकिन हुकूमत की जानिब से ये जवाब आता है कि उन्हें इस बारे में कुछ इल्म नहीं। जैसे काजी फैज़ ईसा ने कहा कि अगर हुकूमत को कुछ इल्म नहीं तो कहा
कि आप सही कह रहे हैं अटॉर्नी जनरल साहब, मुल्क जो है वो हालात जंग में है, लेकिन ये जंग जो है सिर्फ आवाम के खिलाफ लड़ी जा रही है। तो अदालत ने बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन को इक़दाम करने की हिदायत की है और यकम मार्च तक केस की समाअत मुलतवी की गई है। ठीक है, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया अमानत। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान स्टील मिल्स मुलाजमीन प्रमोशन केस में वफाकी वज़ीर असद उमर, हमाद अजहर और मियां मोहम्मद सोमरो को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अमली तौर पर स्टील मिल का कोई वजूद नहीं, तमाम अफसरान और मुलाजमीन को निकाल कर ताला लगाने का हुक्म देंगे। सुप्रीम कोर्ट में स्टील मिल्स मुलाजमीन के प्रमोशन के केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने अगली समाअत पर वफाकी वज़रा असद उमर, हम्माद अजहर और मोहम्मद मियां सोमरो को तलब कर लिया। जस्टिस गुलजार अहमद ने स्टील मिल्स की खस्ता हाली का जिम्मेदार इंतजामिया को करार दे दिया। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि इंतजामिया की मिली भगत के बगैर कोई गलत काम नहीं हो सकता। क्या हुकूमत ने स्टील मिल्स इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की? चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान स्टील मिल्स इंतजामिया की सख्त सरजनिश करते हुए कहा कि मिल बंद पड़ी है तो इंतजामिया क्यों रखी हुई है। बंद स्टील मिल को किसी MD या चीफ एग्जीक्यूटिव की जरूरत नहीं। इदारे की इंतजामिया और अफसरान कौमी खजाने पर बोझ हैं। मुलाजमीन से पहले तमाम अफसरान को स्टील मिल्स से निकालें। चीफ जस्टिस ने कहा कि पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया की स्टील मिल्स मुनाफे में हैं। स्टील मिल्स के वकील ने बताया कि मिल का रोजाना का खर्चा 2 करोड़ से कम करके 1 करोड़ रुपए कर दिया गया। चीफ जस्टिस ने ब्यूरोक्रेसी पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क में कोई वफाकी सेक्रेटरी काम नहीं कर रहा। तमाम सेक्रेटरीज सिर्फ लेटरबाजी ही कर रहे हैं जो क्लर्कों का काम है। चीफ जस्टिस ने सख्त रिमार्क्स दिए कि समझ नहीं आती हुकूमत ने सेक्रेटरीज को क्यों रखा हुआ है। सेक्रेटरीज के काम न करने की वजह से ही मुल्क का सत्यानाश हुआ। सेक्रेटरीज को डर है कहीं नैब इन्हें ना पकड़ ले। पहले भी तो सेक्रेटरीज काम करते थे, अब पता नहीं क्या हो गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि स्टील मिल्स के बकिया 3700 मुलाजमीन को आज फारिग करने का हुक्म देंगे। मिल के 437 में से 390 अफसरान को भी आज ही फारिग करेंगे। स्टील मिल को ताला लगाने का हुक्म देंगे। अमली तौर पर स्टील मिल का कोई वजूद नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इतने कर्जे के बाद मिल को बंद करने के अलावा क्या कर सकते हैं। जो भी स्टील मिल लेगा खोखला करके छोड़ देगा। रेलवेज और PIA समेत हर कौमी इदारे का हाल स्टील मिल जैसा है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि 9 फरवरी को वफाकी वज़रा को सुनकर फैसला करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि हुकूमत गिराना आसान काम है, मुश्किल काम निज़ाम तब्दील करना है। हम नहीं चाहते कि इंसान तब्दील हो, चाहते हैं निज़ाम तब्दील हो। एक दिन के लिए हुकूमत मिली तो पहला वार सूदी निज़ाम पर होगा। वो मंसूरा में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। एक हुकूमत गिराना आसान काम है, मुश्किल काम पाकिस्तान के निज़ाम को तब्दील करना है। हम नहीं चाहते हैं कि फ़र्द तब्दील हो, हम चाहते हैं निज़ाम तब्दील हो। जब हम तब्दीली की बात करते हैं तो उससे हमारा मतलब पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत की तरह एक तब्दीली नहीं है। जब तक इंसान तब्दील न हो आप सोसाइटी को तब्दील नहीं कर सकते। ये बड़े बड़े सियासी लीडर है, हुक्मरान जमात में भी है, अपोजिशन में भी है, और यही वजह है कि वो दंदनाते फिर रहे हैं। वज़ीर आज़म के चारों तरफ वो मौजूद, अपोजिशन में वो मौजूद, ब्यूरोक्रेसी में उनका हाथ, मीडिया हाउसेस में उनके असरात। जालिम और जाबिर इस वक्त जो मुसल्लत है तुम्हारी सियासत पर, तुम्हारी ईवानों में मौजूद, तुम्हारी हुकूमतों में मौजूद, इनसे हमारी आवाम को निजात मिले और यहां एक वेलफेयर इस्लामिस्तान बने। यह वक्त हुआ एक ब्रेक। आप हमारे साथ ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे और आपको अपडेट करेंगे। लाहौर चिड़ियाघर में सफेद टाइगर के 3 बच्चे मर गए। 3 माह कबल बच्चे पैदा हुए थे। एक कमजोरी के बायस पैदाइश के वक्त ही मर गया था। दीगर 2 बच्चे भी मर गए। चिड़ियाघर इंतजामिया के मुताबिक दोनों बच्चे वायरल इन्फेक्शन से हलाक हुए हैं। आपको आगाह कर रहे हैं, लाहौर चिड़ियाघर में सफेद टाइगर के 3 बच्चे मर गए। 3 माह कबल बच्चे पैदा हुए थे। एक कमजोरी के बायस पैदाइश के वक्त ही मर गया था और दीगर 2 बच्चे भी मर गए हैं। सादिया खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। सादिया खान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, 3 माह कबल जो है वो सफेद टाइग्रेस है लाहौर चिड़ियाघर की, जिसने पहली बार 15 साल बाद जो है वो 3 बच्चों को जन्म दिया था। एक बच्चा कमजोरी की वजह से और जेनेटिकल इशू की वजह से पैदाइश के कुछ ही देर बाद हलाक हो गया था। 3 बच्चे थे, 2 बच्चे जो थे वो इंतहाई निगहदाश्त में रखे गए थे। उनकी उम्रें 3 माह हो चुकी थी। बच्चे बिल्कुल सेहतमंद थे, उनको दूध के साथ साथ गोश्तखोरी भी करवाई जा रही थी। जबकि इंतजामिया का ये कहना है कि अचानक से उनकी तबीयत खराब हुई और कहा यह भी
जा रहा है कि हो सकता है कि उनकी खुराक में कुछ तब्दीलियां की गई हैं जिसकी वजह से उनको वायरल इन्फेक्शन हुआ और उनको डायरिया भी हुआ। डायरिया की वजह से उनको मतलियां आई हैं और उसके बाद उनका पेट खराब हुआ और उनके बाद उन्होंने खुराक लेना बंद कर दिया। कुछ रोज उन्होंने खुराक बिल्कुल नहीं ली, उनको जो है इंजेक्शन दिए जा रहे थे, मेडिसिन दी जा रही थी और ये के बाद देख रहे दोनों जो है वो हलाक हो गए और कहा यह जा रहा है कि वायरल इन्फेक्शन था और इनको हैजा था जिसकी वजह से इनकी हलाकत हुई। इससे कबल भी लाहौर चिड़ियाघर में सफेद शेरनी के यहाँ 4 बच्चे हुए थे जिनमें से एक बच्चा मौके पर हलाक हो गया था। 3 बच्चे जो थे वो 3 से 4 माह की उम्र के दौरान हलाक हुए थे। गुज़िश्ता साल भी जो है वो 4 बच्चों की हलाकत हुई है, फिर इस साल भी जो है वो 2 बच्चों की हलाकत हुई है और टोटल जो है वो चिड़ियाघर में तकरीबन 7 बच्चों की हलाकत हो चुकी है। और शेर के बच्चों के खासकर जितने भी बिग कैट्स हैं इनके बच्चों को संभालना और उनकी अफजाइश करना जो है वो चिड़ियाघर के लिए दर्द सर बन चुका है, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही है कि किस वजह से इन बच्चों की अफजाइश मुमकिन नहीं हो पा रही है और उनकी हलाकत हो रही है। जी ठीक है सादिया खान, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय मोहरे बेनकाब होने लगे। मेहदी शाह ने भारत के सहूलतकारों को बेनकाब कर दिया। चेयरमैन अवामी बेदारी पार्टी गिलगित और दीगर रहनुमाओं ने मेहदी शाह को तहफ्फुज़ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान के तमाम मोहरे एक एक करके बेनकाब। भारत की गिलगित बल्तिस्तान में शरंगेजियों के शवाहिद सामने आ गए। गिलगित बल्तिस्तान के मेहदी शाह रिजवी ने पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए के लिए हिंदुस्तान के हाथों इस्तेमाल होने का एतराफ़ किया। गिलगित बल्तिस्तान अवामी बेदारी पार्टी के रहनुमाओं ने इन्हें तहफ्फुज़ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। अवामी बेदारी पार्टी के चेयरमैन मोहम्मद शरीफ बोले कि मेहदी शाह को भारतीय एजेंसीज इंतशार फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रही थीं। मेहदी शाह ने एतराफी वीडियो के जरिए भारतीय साजिशें बेनकाब की। अब्बास शब्बीर एडवोकेट का कहना था कि भारत पैसों के जरिए जीबी में लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। हमारे गिलगित बल्तिस्तान के कौम परस्त बानी शहीद मरहूम हैदर शाह के फर्जन मेहदी शाह इनकी ट्रेप में आए और इस वक्त उनकी जान को सख्त खतरा लाहिक है। हिंदुस्तानी जो आलयकार हैं, जो एजेंट हैं और लोकल सतह पर जो उनके सहूलतकार हैं। मेहदी शाह रिजवी ने जिस टोले की निशानदेही की है, मैं बहैसियत एक आम शहरी गिलगित बल्तिस्तान और एक सियासी कारकुन के उस टोले को बखूबी जानता हूं और मेरी कौम भी जानती है, ये वही टोला है। मेहदी शाह रिजवी की बहन डॉक्टर तैयबा रिजवी का कहना था कि इनके भाई ने भारत के सहूलतकारों को बेनकाब किया, इनकी जान को खतरा है, वज़ीर आज़म तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। मैं मुतालबा करती हूँ पाकिस्तानी फ़ौज और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि मेरे भाई सैयद मेहदी शाह रिजवी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और हमारी फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। गिलगित बल्तिस्तान अवामी बेदारी पार्टी के रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि जीबी में इल्हाक़ पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वाले अफराद को बेनकाब करके उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। वजारत खजाना ने कौमी मालियाती कमीशन का इजलास अचानक मुलतवी कर दिया। वजारत खजाना ने NFC का आज होने वाला इजलास वजह बताए बगैर मुलतवी किया है। आज के इजलास में तमाम सूबाई मेंबर्स को बुलाया गया था। IMF प्रोग्राम बहाली से कबल NFC का इजलास अहम था। इजलास में वफाकी हुकूमत के वसाइल और अखराजात का जायजा लिया जाना था। इससे पर बात करेंगे वकास अजीम से। वकास, इजलास मुलतवी कर दिया गया, वजूहात सामने क्या आ रही है? जी, वजारत खजाना ने आज नेशनल फाइनेंस कमीशन से मुताल्लिक एक इंतहाई अहम इजलास तलब किया था, जो कि रिकंस्टिट्यूशन के बाद पहला इजलास था जिसमें चारों सूबों के जो मेंबर्स हैं उन्होंने शिरकत करनी थी। और आज के इजलास में वजारत खजाना ने सूबों को अखराजात और आमदन से मुताल्लिक एक तफसीली ब्रीफिंग देनी थी, लेकिन वजारत खजाना ने आज NFC का जो इजलास है इसको अचानक मुलतवी कर दिया गया है और इसकी जो वजूहात है वो भी नहीं बताई जा रही हैं। जबकि सूबों से जब हमारी बातचीत हुई है तो उनका ये कहना है कि IMF प्रोग्राम की बहाली से कबल जो इजलास बुलाया गया था इसमें वजारत खजाना ने कुछ तजावीज़ पेश करनी थी और गुज़िश्ता 6 माह के दौरान वफाक और सूबों के जो अखराजात और आमदन रही है इसका भी जायजा लेना था और नए NFC फार्मूला के ऊपर भी बातचीत होनी थी। लेकिन वजारत खजाना ने ये इजलास मुलतवी कर दिया, जिससे ये लग रहा है कि हुकूमत को नया NFC अवार्ड जारी करने में किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं है। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया वकास। ऑपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ का अनमोल अस्पताल में पेट स्कैन कराया गया है। स्कैन के बाद मियां शहबाज शरीफ को वापस जेल मुंतकिल कर दिया गया है। ऑपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ का अनमोल अस्पताल में पेट स्कैन कराया गया, दीगर टेस्ट भी लिए गए हैं और स्कैन के बाद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को मुंतकिल कर दिया गया है जेल वापस। डॉक्टर फैसल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको दिखाएंगे। एनालाइज करने का, स्टोर करने का, रिट्रीव करने का, तो ताकि उस पर बेहतर फैसले हो सकें। देखिए, बेहतर फैसले पाकिस्तान में NCOC में हुए तो हमने बहुत
अपने से ज़्यादा एडवांस मुल्कों की निस्बत बेहतर परफॉर्मेंस में उसके काबिल हुए। अच्छा, तो नेशनल डेटा सेंटर, इसी तरह CDC जिसका बहुत जिक्र होता है, सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, वो क्या है? अब देखिए, बीमारियां उठती रहती हैं, आती रहती हैं। इस गुंजान आबाद दुनिया में और इतने ट्रैवल के साथ हमें एक्सपेक्टेशन है कि कोविड नुमा चीज़ें जो हैं कभी ना कभी उभरती रहेंगी। चलें, ये 100 साल बाद एक बहुत बड़ी वबा आई, लेकिन हर चंद साल बाद कुछ ना कुछ वबाएँ आती रहती हैं। कभी सार्स आया था, वो मर्स वाला वायरस आया था, बर्ड फ्लू एक ज़माने में आपको याद होगा। अच्छा, अब इनके लिए एक मुनज़्ज़म इदारा चाहिए जहाँ डेटा आ रहा हो, वहाँ एनालाइज हो रहा हो, वहाँ एपिडेमियोलॉजिस्ट हों, इन्फेक्शियस डिजीज़ के एक्सपर्ट्स हों, लेबॉरेटरी के एक्सपर्ट्स हों, डॉक्टर सलमान की तरह, और वो एक जगह बैठ के उसके बारे में फ़ैसला करें कि क्या उसका मुकाबला करने के लिए क्या तरीक़ाकार करना है। तो ये एक CDC उसका सेंटर, उसके अंदर एक हिस्सा है। इसी तरह अब बायोलॉजिक प्रोडक्ट्स हैं। अब स्नेक वेनम है, ये वाहिद जगह है पाकिस्तान में जहाँ हमारे लोकल जो सांप हैं उनके कांटे का जो इलाज है, जो एंटी वेनम है, वो तैयार किया जाता है बड़े मॉडर्न और बेहतरीन तरीके से। डॉक्टर आमिर इकराम ने भी मुझे दिखाया। ये पहले से भी था, लेकिन इसको अपग्रेड किया गया, बड़े हाई लेवल पे लेके आए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि आबासी शहीद अस्पताल कराची में अलाउंस ना मिलने पर डॉक्टर सरापा एहतजाज हैं। डॉक्टर्स ने बतौर एहतजाज ड्यूटी करने से इनकार कर दिया। अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई है। आबासी शहीद अस्पताल कराची में अलाउंस ना मिलने पर डॉक्टर सरापा एहतजाज हैं और डॉक्टर्स ने बतौर एहतजाज ड्यूटी करने से भी इनकार कर दिया है, जबकि अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई है। उधर कराची में महंगा दूध फरोख्त करने वालों की शामत आ गई। डिस्ट्रिक्ट साउथ के मुख्तलिफ इलाकों में महंगा दूध फरोख्त करने वालों को जुर्माने किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर सदर शरीना असद ने 9 दुकानों पर 8000 जुर्माने किए हैं। आपको बता रहे हैं, कराची में दूध महंगा फरोख्त करने वालों की शामत आ गई है। कराची गवर्नर हाउस में सनदों को गैस फराहमी की यकीन दहानी को 7 रोज हो गए। अब तक 225 सनदों को गैस की फराहमी बहाल ना हो सकी। सनदों को गैस ना मिलने से पैदावार रुक गई है। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे खुसूसी अशरफ खान से। अशरफ खान, बताइएगा क्या वजह बताई जा रही है? की सनतों को गैस सप्लाई का मामला है, जो कैप्टिव पावर का, उसके लिए गवर्नर हाउस में एक अहम बैठक हुई थी, वादे किए गए थे, लेकिन अब जो चेयरमैन है अप्रैल फोरम जावेद बिलवानी से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि वो वादे पूरे नहीं हुए। क्या क्या वादे किए गए थे वो जानते हो? क्या मुश्किलात हैं अभी इंडस्ट्री को, अभी कराची की क्या मुश्किलात हैं और क्या वादे किए गए थे जो पूरे नहीं हुए? उस वक्त बड़ी अच्छी मीटिंग हुई, ये फ्राइडे की बात है, आज तकरीबन 7 दिन होने वाले। तो फ्राइडे को इन्होंने कहा कि भाई ये सब प्रॉब्लम है, हमारे पास जो है कैपेसिटी के पैसे भरने के प्रॉब्लम्स हैं, ये सब एनर्जी कैपेसिटी के, तो हम चाहते हैं कि आप सब इलेक्ट्रिसिटी पे आएँ। तो हमने इनसे कहा कि भाई इलेक्ट्रिसिटी हर साल लोड शेडिंग होती है, अभी तक उसको आज 15 साल हो गए कि प्राइवेट होने के बाद, और आज भी लोड शेडिंग हर साल गर्मियों में होती है। तो फिर इन्होंने कहा कि नहीं, हम इसका गारंटी लेंगे और हम ये वादा करते हैं कि अब पावर को हम जो देंगे उसमें ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। जैसे कि आपने सुना कि जो अप्रैल फोरम है वो भी अप्लाई कर रहा है और मुतालबा कर रहा है हुकूमत से कि फौरी तौर पे जो गैस बहाली का वादा किया गया था, 7 रोज गुजर गए, 20 रोज से वैसी इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है, इनको फौरी तौर पे गैस बहाली की जाए और जो मुश्किलात पैदा की जा रही है इस सदन गैस और इलेक्ट्रिक के दरमियान उसको फौरी हल किया जाए। तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया। खबरें और भी हैं मगर एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं, मुल्क में कपास की तहकीकात का वाहिद इदारा शदीद माली इंतजामी बहरान का शिकार है। साहिवाल पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन रिसर्च के वर्कर्स ने तनख्वाहों की अदम फराहमी पर एहतजाज किया है। मुलाजमीन को गुज़िश्ता साल से निस्फ तनख्वाह दी जा रही है, अब 5 माह से तनख्वाह ही नहीं दी जा रही, जिस पर वो सरापा एहतजाज है। हमारी वज़ीर आज़म से अपील है कि हमें अब पेंशन दी जाए। ऊपर से कोरोना की वबा फैल चुकी है, हमारे छोटे छोटे बच्चे और बूढ़े हो चुके हैं, हमारा गुजारा औकात इस पेंशन पे होता है। लिहाजा आपसे गुजारिश की जाती है कि हमारी पेंशन को पूरी फुल की जाए और हमें पेंशन अदा की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।